आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड एलटी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी जो यूनिट चल रही है वो पहली यूनिट चल रही है स्टेट प्रोफाइल। स्टेट प्रोफाइल का एक हिस्सा आज हम फिर से देखेंगे। जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी नहीं है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य विवरण के अंदर ही राज्य प्रतीक यानी कि स्टेट सिंबल की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर अगर सिंबल की अगर हम बात करें और केंद्र और राज्य को देखते हुए बात करें तो एक सिंबल होते हैं हमारे नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक और एक हम कह रहे हैं कि स्टेट सिंबल जिसको हम आज की क्लास में समझेंगे, जिसको हम कहते हैं राज्य प्रतीक। तो स्टेट सिंबल और नेशनल सिंबल क्या होते हैं और इनको क्यों अपनाया गया और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनको समझेंगे। जैसे कि राज्य प्रतीक की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय वृक्ष हमारा बुरास है। तो ये तो हम जान ही रहे हैं और इसको हम अभी और डिटेल में समझेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोई देश अपना नेशनल सिंबल क्यों बनाता है या कोई राज्य अपना राज्य प्रतीक क्यों अपनाता है। तो अगर हम सिंबल की बात करें और उसको हम राष्ट्र और राज्य से जोड़ें तो हम ये जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 तक का यानी कि 15 अगस्त 1947 तक का हम गुलाम थे, यानी कि ब्रिटेन के हम गुलाम रहे, उपनिवेश रहे, कॉलोनी के फॉर्म में रहे। भारत में कॉलोनियल सिस्टम था। तो ऐसी परिस्थिति में जब ब्रिटेन से हमने लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी ली यानी 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो अब पूरे विश्व में भारत की एक पहचान थी। अब भारत एक कॉलोनी के रूप में नहीं था, एक उपनिवेश के रूप में नहीं था, बल्कि अब भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में था। और यहाँ पर अब जो विश्व भर में भारत अपनी पहचान कैसे कैसे साबित करेगा, यानी कि भारत की अपनी कुछ विशेष पहचान कैसे होगी। तो ऐसे में जब भी कोई देश पूरे विश्व में अपनी पहचान को स्थापित करता है तो उसके लिए अपने देश के लिए कुछ अपने सिंबल बनाता है, कुछ प्रतीक लेता है। ऐसे ही जब कोई राज्य अपने अस्तित्व में आता है तो वो राज्य भी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक अपनाते हैं। तो इन्हीं को ही हम जब ये केंद्र के द्वारा अपनाए जाते हैं तो इन्हें नेशनल सिंबल कहा जाता है। और जब कोई राज्य अस्तित्व में आता है और अस्तित्व में आने के बाद जब वो अपने राज्य के शासन प्रशासन के कार्यों को आसान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों को दर्शाने के लिए कुछ सिंबल अपनाते हैं तो उन्हें हम राज्य प्रतीक कहते हैं, स्टेट सिंबल कहते हैं। इन्हीं स्टेट सिंबल की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो ये उत्तराखंड राज्य है ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर नए राज्य का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड। जिस राज्य में हम रहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की। तो हेडिंग बनाएंगे राज्य चिन्ह। शासन संबंधी कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य अपना एक राज्य चिन्ह बनाता है और हमारे राज्य ने भी एक अपना राज्य चिन्ह को अपनाया है। अगर हम अपने राज्य चिन्ह की बात करें तो हमारा राज्य चिन्ह एक गोलाकार आकृति में 3 हिमालय की पर्वत श्रेणियां और गंगा की 4 लहरें अंकित की गई है। मैं एक रफ आपके सामने बना देती हूँ किस तरीके से हमारा राज्य चिन्ह है। एक गोलाकार आकृति है, एक गोलाकार आकृति है, इसमें हिमालय श्रेणियां, गंगा की 4 लहरें और यहाँ अशोक की लाट बनाई गई है और अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये गोलाकार आकृति उतनी प्रॉपर बनी नहीं है तो आप इसे समझ लेंगे। अशोक की लाट मैं यहाँ लिख देती हूँ। अशोक की लाट यहाँ पर बनाई गई है,
सिंबल के फॉर्म में वो आप देख लेंगे। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है, और इसी के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो प्रश्न यहां से किस तरीके से पूछा जा सकता है? प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरें हैं, या उत्तराखंड का राज्य चिन्ह किस प्रकार का है? तो आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह गोलाकार आकृति में हिमालय श्रेणियां, 3 हिमालय श्रेणियां और गंगा की 4 लहरें, अशोक की लाट, और उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से ग्रहण किया गया है। उपनिषद हमारे वैदिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है, और उपनिषद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है। तो ये सब हमारे उपनिषद है। प्रश्न आपको जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हो सकता है एग्जामिनर की तरफ से, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे प्रश्न दे दे कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, और ऑप्शन 1 दे दे आपको मुंडक उपनिषद, ऑप्शन 2 दे दे मांडूक्य उपनिषद। एक होता है मुंडक, सपोज ए ऑप्शन दे दिया मुंडक और बी ऑप्शन दे दिया मांडूक्य, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मांडूक्य वाले से नहीं लिया गया है, बल्कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को समझना होगा और राइट आंसर टिक करना होगा। तो हमारे उत्तराखंड का राज्य चिन्ह गोलाकार आकृति में 3 हिमालय श्रेणी, गंगा की 4 लहरें, अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसको आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके आगे चर्चा करें तो हमारे राज्य का अपना एक राज्य पुष्प भी है। तो राज्य पुष्प को देखते हैं कि हमारे राज्य का राज्य पुष्प क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। सिंपल एक प्रश्न तो यही हो सकता है कि हमारे राज्य का राज्य पुष्प क्या है। तो हम सबको पता है कि हमारे राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। लेकिन अगर हम एग्जामिनर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत तरीके के प्रश्न इसमें क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हमारे राज्य के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, हमारे राज्य का राज्य पुष्प कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, ये किस समय पर खिलता है, और अगर हम बात करें इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो हम उसको बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में उतना उतना जान लेंगे, उतना उतना समझ लेंगे, जिससे हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए कि वहां हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प को हम कुछ इस तरीके से, राज्य पुष्प का नाम, हमारा राज्य पुष्प क्या है, राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम, इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। दूसरा, राज्य पुष्प का अगर स्थानीय नाम है तो वो भी हमें देखना होगा कि इसको स्थानीय लोग किस नाम से संबोधित करते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि ये कितनी ऊंचाई पर मिलता है, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। एक पॉइंट हम ये भी समझेंगे, खिलने का समय क्या है, किस मौसम में खिलता है, खिलने का समय। और लास्ट पॉइंट, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी कोई विशेषताएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हो। तो हमने राज्य पुष्प, आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। हमारे राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है, तो डबल स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सोसोरिया सुरिया अवेलेटा, अवेलेटा, सोसोरिया अवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगर हम इसके स्थानीय नाम की बात करें तो इसको कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर यह होता है उस जगह पर वहां के स्थानीय लोग या उत्तराखंड के लोग इसे कौल पद्म के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं। इसके अलावा अगर हम
अपने धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों में महाभारत में इसका जिक्र है, तो महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा जाता है। सौगंधिक पुष्प कहा जाता है। और प्रश्न अगर ये पूछे, क्योंकि ये केवल हिमालय वाले हिस्से में मिलता है, तो यहाँ हमारे उत्तराखंड में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों ही हिमालय की उपस्थिति है। तो ये जिस जगह पर मिलता है ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। प्रश्न अगर पूछे कि कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो इसकी जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर ये पाया जाता है, वो है हमारी 4800 मीटर से 6000 मीटर तक का की ऊंचाई में, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में। इसका खिलने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य होता है, जुलाई टू सितंबर के मध्य ये खिलता है। तो खिलने का समय हमने जाना कि जुलाई से सितंबर इसके खिलने का समय है। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता है कि ये जो हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो पुष्प है ये भगवान केदारनाथ को अर्पित किया जाता है। तो प्रश्न की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि केदारनाथ भगवान को कौन सा पुष्प अर्पित किया जाता है, तो ब्रह्मकमल। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरा चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि केदारनाथ, भगवान केदारनाथ को भी अर्पित किया जाता है और पूजा के बाद इस पुष्प को प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। तो ब्रह्मकमल जो हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, आपने देखा होगा कि फूलों की घाटी, उत्तराखंड में चमोली में जो फूलों की घाटी है, जो फूलों की घाटी उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो फूलों की घाटी में ये ब्रह्मकमल के पुष्प देखने के लिए मिलते हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियां देखने के लिए मिलती है। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, चमोली वाला हिस्सा, बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर वाला हिस्सा, तो यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये पुष्प मिलता है जुलाई से सितंबर के मध्य। पीले रंग का पुष्प होता है और उसमें बैगनी कलर का, पीले रंग की पत्तियों के साथ बैगनी कलर का पुष्प है। आप गूगल करके देख लेंगे कि किस तरीके का है। तो राज्य पुष्प का नाम ब्रह्मकमल, वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अवेलेटा। अगर पूछे वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको ध्यान में रखना है सोसोरिया अवेलेटा। स्थानीय नाम, स्थानीय लोग इसे कौल पद्म के नाम से जानते हैं और इसको महाभारत में सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना गया है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। खिलने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। और विशेषताओं में उत्तराखंड में 24 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ केदारनाथ भगवान को ये पुष्प अर्पित किया जाता है। राज्य पुष्प की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा राज्य पक्षी। हमारा राज्य पक्षी क्या है, तो हम राजकीय पक्षी की बात कर रहे हैं। स्थानीय नाम, कितनी हाइट पर हमारा ये जो राज्य पक्षी है, कितनी हाइट पर पाया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है। अगर हम उत्तराखंड के राज्य पक्षी की बात करें तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। बड़ा सुंदर सा ये पक्षी है मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम है लोपोफेरस एम्पीजेनस। लोपोफोरस एम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे स्थानीय नाम, अगर हम बात करें कि इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसे हिमालयन मयूर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो कलर हैं वो इतने सारे कलर हैं। जैसे मोर में बहुत सारे कलर होते हैं, तो इसमें भी मोनाल भी कुछ इसी तरीके का पक्षी है कि उसके जो कलर की जो रिजेम्बलेंस है वो मोर से है। तो इसलिए इसको हिमालयन मयूर, कलर की वजह से मयूर, और हिमालय में पाया जाता है, हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है क्या, हिमालयन मयूर। अगर हम ऊंचाई की बात करें कि कितनी ऊंचाई पर मिलता है, तो ये भी हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, यानी कि 2500 से
3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, 3000 मीटर तक। और अगर विशेषताओं की बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर हमारे राज्य पक्षी को लेकर कि इसका प्रिय भोजन क्या है। तो हमारा जो राज्य पक्षी है मोनाल, इसका प्रिय भोजन है आलू। आलू बहुत इनका पसंदीदा भोजन होता है। तो विशेषताओं में आलू प्रिय भोजन, आलू इनका प्रिय भोजन है, ये पूछा हुआ भी है प्रश्न, प्रिय भोजन है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंस अगर हम इनकी जाने तो ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जैसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी, ठीक उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश, आप पूरा लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी तथा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमने अपने राज्य पक्षी के बारे में क्या क्या जाना। राज्य पक्षी मोनाल है, वैज्ञानिक नाम लोपोफोरस एम्पिजेनस है, स्थानीय नाम हिमालयन मयूर है, ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं ये पक्षी। और विशेषताएं आलू इनका प्रिय भोजन, और उत्तराखंड के साथ हिमाचल का भी ये राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा वो है हमारा राजकीय पशु, राज्य पशु। तो इसको यहां पर रब कर देते हैं और हेडिंग बनाते हैं अपना राज्य पशु। राज्य पशु का नाम, वैज्ञानिक नाम, ये तीनों आएंगे, ये भी आएगा। और तो पहले इन तीनों को समझते हैं। अगर हम अपने राज्य पशु की बात करें तो हमारे राज्य का राज्य पशु है क्या, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। और इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस क्राइसोगोस्टर, मस्कस क्राइसोग्रोस्टर, मस्कस क्राइसोगोस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका प्रसिद्ध नाम है हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं, तो विशेषताओं की बात करने से पहले कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग, और कस्तूरी मृग, अब कस्तूरी मृग क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल है तो इसकी संख्या क्या है। एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीशीज होते हैं, संकटग्रस्त जीव जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। तो कस्तूरी मृग की संख्या भी कम हो गई है, कम हो रही है। इसका कारण है क्योंकि कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए इन कस्तूरी मृग का अवैध शिकार किया जाता है, तो इस कारण से इनकी संख्या कम हो गई है। तो ये जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस क्राइसोगोस्टर और स्थानीय नाम है हिमालयन मस्क डियर। इनका जो मैंने बोला अभी आपसे कि इनका अवैध शिकार किया जाता है, तो इनके अवैध शिकार का कारण है क्योंकि इनकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है और कस्तूरी की अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। कस्तूरी को मेडिसिनल पर्पज से भी यूज किया जाता है, कस्तूरी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। तो ये बहुत महंगी बिकती है और आसानी से प्राप्त भी नहीं होती, क्योंकि अगर कस्तूरी नहीं होगा तो जिस मृग में वो कस्तूरी पाई जा रही है, अगर वही जीव ही नहीं रहेगा तो कस्तूरी कहाँ से आएगी। और क्योंकि कम है, अभाव है कस्तूरी मृग का ही, तो इसलिए कस्तूरी की मांग भी बहुत है, और जिस चीज की मांग बहुत ज्यादा होती है उसके प्राइस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो कस्तूरी बहुत महंगी होती है, तो इसलिए भी इनका शिकार किया जाता है कि कस्तूरी यहाँ से प्राप्त कर ले और उनको महंगे दामों पर बेच दें। तो ये जो कस्तूरी मृग है, इसमें जो कस्तूरी मिलती है हमें, वो जो कस्तूरी है वो केवल नर मृग में पाई जाती है। तो विशेषताओं में हम पहली विशेषता ये जान रहे हैं कि कस्तूरी, अगर कभी पूछ ले कि कस्तूरी कौन से मृग में पाई जाती है, तो कस्तूरी केवल नर मृग में मिलती है। आप लिख लेंगे कस्तूरी, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, नर मृग में पाई जाती है, पाई जाती है। एक पॉइंट।
दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो कस्तूरी मृग है, क्योंकि ये संकटग्रस्त जीव है और उत्तराखंड का राज्य पशु भी है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट का एक सिंबल है, तो इसको बचाने के लिए हमारे राज्य ने कुछ प्रयास किए हैं कस्तूरी मृग संवर्धन के लिए। तो प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं कि कस्तूरी मृग को बचाने के लिए क्या क्या अभी तक का के सरकार के क्या क्या कार्य हैं, उनको देखते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ मिटाती हूँ और आप एक हेडिंग बना लेंगे छोटा सा, कस्तूरी मृग अनुसंधान, कस्तूरी मृग संवर्धन, कस्तूरी मृग संवर्धन हेतु प्रयास, कस्तूरी मृग संवर्धन हेतु प्रयास सरकार के द्वारा क्या क्या किए गए हैं। तो इसमें संवर्धन, कस्तूरी मृग संवर्धन एवं संरक्षण भी कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको यहां से ही कर देती हूँ, संवर्धन एवं संरक्षण, संरक्षण हेतु प्रयास। तो पहला इसमें नोट कर लेंगे, 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में। दूसरा जो है हमारा, वो है हमारा मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की स्थापना 1977 में। तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना, ये हुई है 1982 में। और चौथा यहां लिख देते हैं, ये है हमारा लास्ट अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव। और यहां सभी पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है। 1986। अब यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे कस्तूरी मृग हमारा, हमने कहा कि सरकार ने इसके बचाव के लिए, इसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे ये जो जीव है इसके जीवन को खतरा ना हो और इसकी संख्या घटे ना। तो ऐसे में सरकार ने सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की। तो प्रश्न पूछा जाता है केदारनाथ वन्यजीव विहार कब स्थापित किया गया, किस पर्पस से स्थापित किया गया। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो प्रश्न ऐसे भी, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, तो केदारनाथ। और ये जो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में, कभी अगर पूछे कि कहाँ है तो आपको ध्यान में रखना है चमोली और रुद्रप्रयाग में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, आप देख रहे हैं कि क्या है, अनुसंधान केंद्र है, यानी कि यहाँ पर रिसर्च होती है कस्तूरी को लेकर, कस्तूरी मृग को लेकर कि किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर। तो ये इसका मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977 में स्थापित किया गया है और ये जहां पर है ये है बागेश्वर में। तो इसका स्थान कभी पूछे तो बागेश्वर में। काचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना 1982 में हुई है। आपने देखा कि एक प्रजनन केंद्र है, यहाँ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का यूज करके प्रजनन
में जो सहायता हो सकती है वो की जाती है। तो ये काचुला खर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र 1982 में स्थापित किया गया है और ये चमोली में है, कि ताकि कस्तूरी मृग की संख्या में कमी ना हो। और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1986 में की गई है और ये हमारा पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 4 इंपॉर्टेंट बातें। केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थापना 1972, केदारनाथ वन्य जीव विहार हमारा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 बागेश्वर में। प्रश्न ऐसे पूछेगा, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कब स्थापित किया गया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ध्यान में रखना है। काचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना 1982 में और ये चमोली में है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 में और ये पिथौरागढ़ में। तो ये हमने कंप्लीट बात कर ली है। इसके आगे अब हम बात करेंगे अपने राजकीय वृक्ष की, यानी राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष, ये जो राज्य वृक्ष है हमारा, इसका नाम, अगर हम अपने राज्य वृक्ष की बात करें तो हमारे राज्य वृक्ष का नाम बुरास है। इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम हमारे सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कितनी ऊंचाई पर मिलता है, ऊंचाई जिस पर पाया जाता है। और इसके अलावा इसके खिलने का समय, और इसकी विशेषताएं। अगर हम राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष का नाम बुरास है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसके खिलने का समय, ये मकर संक्रांति के समय से खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक का ये पूरा, मतलब बैसाखी तक का बहुत अच्छा फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर आ जाता है। तो खिलने का समय यहाँ मकर संक्रांति से बैसाखी तक। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता ये है कि ये वन अधिनियम के तहत हमारा 1974 के वन अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया है। तो आप लिख लेंगे 1974 के वन अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये कुछ हमारा राज्य वृक्ष है। नाम बुरास, बहुत सुंदर ये एक फ्लावर होता है और रेड कलर का है ये। वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी कि 1500 से 4000 मीटर तक का की ऊंचाई पर। और खिलने के समय की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि मकर संक्रांति से बैसाखी तक का इसके खिलने का समय होता है। 1974 के वन अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया है। बुरास की एक और इम्पोर्टेंस आपने देखा होगा कि हम गर्मियों के दिनों में लोग बुरास के जूस का सेवन करते हैं। उसका कारण ये है कि बुरास की मेडिसिनल क्वालिटी बहुत हाई है और हार्ट पेशेंट्स के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इसका जो जूस होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुरास इसलिए भी मेडिसिनल इसकी क्वालिटी है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने बात कर ली अपनी राजकीय
पुष्प की, राजकीय पशु की, राजकीय पक्षी की और राज्य वृक्ष की, इन सभी चीजों को हमने डिटेल में समझ लिया है। कुछ अन्य बातें भी हैं जिनको हम समझते हैं आगे। तो राज्य प्रतीक के साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून में है। इसको हम उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी कहते हैं। तो प्रश्न अगर राजधानी के रूप में पूछ ले या अस्थायी राजधानी के रूप में पूछ ले तो आपको देहरादून याद रखना है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी 2020 से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। उत्तराखंड की 2 राजकीय भाषाएं हैं। उत्तराखंड की पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। तो प्रश्न ऐसे भी कि दूसरी राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है और कब से लागू की गई है? तो हमने 2011 में संस्कृत को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। राज वाद्य यंत्र ढोल है 2015 से, और वाद्य यंत्र कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा यंत्र जो ध्वनि को निकालता हो या साउंड को प्रोड्यूस करता हो, उसको वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ढोल हमारा उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है 2015 से। हमारे राज्य की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक 2016 से। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि राज्यभूमि मातृभूमि सत सत नमन 2016 में राज्य गीत बनाया गया और इसको लिखा गया है हेमंत बिष्ट के द्वारा। आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए, हेमंत बिष्ट के द्वारा इसे लिखा गया है और नरेंद्र सिंह नेगी ने इसे अपनी आवाज में प्रस्तुत किया है, यानी कि उन्होंने गाया है। तो हमारे लेखक हैं इसके हेमंत बिष्ट और गायक है नरेंद्र बिष्ट। तो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन 2016 में इसे अपनाया। उत्तराखंड में हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, इसको राजधानी बनाने की मांग कई समय से की जा रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। तो गैरसैंण में हमारा प्रथम विधानसभा सत्र आयोजित किया गया, वो किया गया 2014 में, क्योंकि गैरसैंण में भी विधानसभा भवन है, एक विधानसभा भवन देहरादून में और एक विधानसभा भवन गैरसैंण में। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां 2 विधानसभा भवन है। और ऐसे अन्य जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया, और महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 हमारे क्या है विधानसभा भवन स्थित हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो प्रश्न ऐसे भी पूछे गए कि उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर जो विधेयक पारित हुए लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति ने उस पर कब हस्ताक्षर किया, तो वो डेट पूछी गई है। क्योंकि जब भी किसी राज्य की स्थापना की बात की जाए तो राज्य की स्थापना का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। तो जब कोई नए राज्य की स्थापना होती है तो इसकी जो फाइनल अथॉरिटी जो है किसी राज्य की स्थापना करने को लेकर वो हमारी पार्लियामेंट है। तो हमारा जब राज्य बना तो उस समय पर उत्तरांचल राज्य को लेकर जो विधेयक आया, क्योंकि उस समय हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा से पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए इस विधेयक पर। क्योंकि जब कोई विधेयक हमारा हाउस में रहता है, यानी कि लोकसभा पार्लियामेंट के लोकसभा सदन में या राज्यसभा के सदन में जब तक वो रहता है तब तक वो विधेयक कहलाता है, यानी कि बिल कहलाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वैसे ही वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 28 अगस्त 2000 को और उसी के साथ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बना और कानून के तहत उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो गई। तो उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा से 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ, राज्यसभा से 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ और हमारा राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए वो किए हैं हमारे 28 अगस्त 2000 को। यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कौन वो राष्ट्रपति थे जिसने हस्ताक्षर किए, ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना के समय पर कौन प्रधानमंत्री थे, कौन वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऐसी घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है हमारे, जब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे इसके आगे, उसमें हम इन सब चीजों को जानेंगे, क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम पूरे राज्य आंदोलन को समझेंगे। तो वहीं पर ही हम इन सब बातों को भी समझेंगे। हमारा जो प्रतीक चिन्ह के पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको हमने जान लेना था वो सब हमने डिस्कस करी है। इसे आप पढ़ेंगे, समझ लेंगे और जहां पर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो वो पूछेंगे।
जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादातर लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। इसके आगे हम नए यूनिट में नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।